एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह इस बार फिर कुछ आपके लिए लेकर आया हूं। और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका चिर परिचित टॉपिक, जिसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा यानी जिसको आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, आज उसी संज्ञा को हम लोग नए तरीके से नए अंदाज में पढ़ेंगे। तो संज्ञा की एक परिभाषा हम लेते हैं जो किताबों से पढ़े है, और वह परिभाषा है पर्यावरण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौजूद सभी नामधारी पदार्थ और जीव संज्ञा कहलाते हैं। पर्यावरण आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पर्यावरण किसको कहते हैं, यानी हमारे चारों ओर। प्रत्यक्ष यानी जिसको हम देख सकते हैं, और परोक्ष जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो मौजूद हैं, और उनका नाम है नामधारी, जिन्होंने नाम धारण कर रखा है, चाहे वह पदार्थ हो यानी निर्जीव हो या जीव हो निसजीव हो, तो वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा कहाँ से आता है, क्या है संज्ञा, आइए जानते हैं इसको हम। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार यानी दोष जिसमें बुराई आ जाती है, और अविकारी जिसमें विकार नहीं आता यानी दोष नहीं आता है, बुराई नहीं आती है। तो ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद है। लेकिन संज्ञा कहाँ है, आइए देखते हैं संज्ञा को। तो जिन शब्दों का रूप, अभी हमने कहा कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है, यानी जिसमें परिवर्तन दोष उत्पन्न हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, और उसका बहुवचन बनाते हैं कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे। तो ये क्या है, खाता है, खाते हैं, खाती है, तो ये क्या है, परिवर्तित हो रहा है, खाना का अलग अलग रूप है। तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी इसमें दोष उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम देखें कि शब्द भेद के कौन कौन से प्रकार इसमें आते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको विकारी शब्द कहा जाता है। क्या क्या है विकारी शब्द में, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। क्रिया का वीडियो हमने पहले बनाया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो विकार जिसमें उत्पन्न हो जाता है, ऐसे क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा कहाँ से आया है। शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द में संज्ञा आता है, विकार जिन शब्दों में उत्पन्न हो जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा एक ऐसा ही शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जबकि इसके अतिरिक्त सर्वनाम और विशेषण और क्रिया में भी विकार उत्पन्न होता है, यानी उसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य में विकार उत्पन्न नहीं होता है, और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो किताब की परिभाषा पर अब आते हैं। तो किताब कहता है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, ठीक है। जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। एक और दूसरी परिभाषा लेते हैं, ये किताबों से ली गई परिभाषा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में देखिए, मोर है, घोड़ा है, अनिल है, किरण है, जवाहरलाल नेहरू है। तो ये व्यक्तियों के नाम है, ये एक प्रकार की ये संज्ञा है। और वस्तुओं का नाम देखते हैं तो अनार है, रेडियो है, किताब है, संदूक है। स्थानों का नाम भी देखते हैं तो कुतुब मीनार है, नगर है, भारत है, मेरठ है। और भावों के नाम देखिए, वीरता, बुढ़ापा, मिठास। तो ये अलग अलग प्रकार के नाम है जो संज्ञा के उदाहरण है। तो वास्तव में संज्ञा क्या है, तो संज्ञा एक नाम है, और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। और ये 5 भेद संज्ञा के कौन कौन से हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसी को अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के रूप में जानते हैं हम। तो वो कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी की एक खासियत होती है कि उसके शब्दों में ही उसका अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का बोध कराता है, विशेष का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा, भाव का भाववाचक संज्ञा, समूह का समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य का द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आइए हम इसको पढ़ते हैं।
अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो एक का बोध कराता हो। जैसे आप कहते हैं राम, तो एक नाम है इसमें। जैसे देखिए हमने अलग अलग उदाहरण देने का प्रयास किया है, जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम, तो रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, ये क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं। और वैसे ही विशेष स्थान का नाम, वस्तु का नाम है कार, टाटा चाय, पुराण, गीता, रामायण, ये सब क्या है, विशेष नाम है जिससे एक का बोध होता है। स्थान का नाम देखें या जगह का, किसी ऐसे ऐतिहासिक जगहों का नाम देखें तो ताजमहल, कुतुब मीनार, ये ऐतिहासिक भवन है हमारे देश के। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देश के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वर्मा, तो ये हमारे पड़ोसी देशों के नाम हैं। तो ये क्या है, एक ही का बोध कराते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम देख लीजिए, तो भारतीय, रूसी, अमेरिकी, तो ये जातीयता का बोध कराते हैं, लेकिन किसी एक देश की जातीयता का बोध कराते हैं। तो ये सारे नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं समुद्र के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बोलगा, कृष्णा, कावेरी और सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम देखते हैं, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, तो पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, इन सभी को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे किसी एक ही घटना का बोध हो रहा है। दिनों और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। और ठीक उसी प्रकार से त्योहारों और उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन और विजयादशमी। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे एक का ही बोध होता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। आइए अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा अर्थात संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिससे एक प्रकार के सभी का बोध हो जाए। जैसे देख लीजिए, बच्चा, जब हम बच्चा कहते हैं तो सभी बच्चे का बोध हो जाता है। जानवर कहते हैं तो सभी जानवर का बोध हो जाता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बैल हो। और जब नदी कहते हैं तो पीछे हमने नदियों के नाम देखे थे, कैसे था, गंगा था। तो लेकिन अगर हम नदी कहते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अध्यापक कहते हैं तो सभी अध्यापकों का बोध हो जाता है। और बाजार कहते हैं तो दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के और हमारे शहर के छोटे से बाजार का जिक्र आ जाता है। जब हम गली कहते हैं तो गांव की गलियों से लेकर सड़कों की गलियों तक का जिक्र हो जाता है। और जब हम पर्वतों का यानी पहाड़ कहते हैं तो दुनिया के समस्त पर्वतों का जिक्र होता है। खिड़की, स्कूटर आदि एक शब्द ही एक प्रकार प्राणी है, यानी इन शब्दों से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए ये संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके भी कुछ उदाहरण आपको अलग अलग से दिए गए हैं, जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सारी चीजें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का से एक लड़का अगर हम कहते हैं तो राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। सोहन, मोहन, रोहन, जो भी आप कहना चाहे। पशु पक्षियों से अगर बात करें तो जब पशु पक्षियों की बात हम करते हैं तो उसमें गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी का जिक्र आ जाता है। वस्तु में भी सभी चीजें आती है। और नदी से हमने पहले ही कहा कि सभी आ जाते हैं। मनुष्य कहने से संसार के समस्त मनुष्य जाति का बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जब सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है, और सभी को एक जाति में बांधकर पढ़ते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता
आदि शब्द भाव, गुण अथवा अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम कहते हैं थकान, इसमें एक भाव उत्पन्न होता है, मिठास भाव उत्पन्न होता है, बुढ़ापा, गरीबी, तो इसमें क्या है, भाव है, उत्साह, ईमानदारी, बचपन, तो ये क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने योग्य होती है, तो कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यवो शब्द से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपनत्व, महत्व, बचपन, तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा से भाव, यानी जब हम बोलते हैं उसका एक अलग अर्थ निकल करके, भाव निकल करके आता है, भावना निकल करके आती है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो जिन संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, वह जिसमें व्यक्ति, वस्तु, भावनाएं, निर्जीव वस्तु, अवधारणाएं या अन्य चीजें हो सकती है। अब समूहवाचक संज्ञा में आप क्या देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, आप कहते हैं सेना, आप कहते हैं क्या, क्लासरूम, आप कहते हैं केले का हत्था, आप कहते हैं चाबियों का गुच्छा, आप कहते हैं अंगूर का गुच्छा, सुतली का गोला, तो ये एक समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। देखिए वास्तव में क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिसको नापा या तौला जाता हो, ठीक है, जो नापी या तौली जाती है, ऐसी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और इसको अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी व्याकरण को आप पढ़ रहे होंगे और आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण की तरफ आप जाएंगे, तो संज्ञा के केवल 3 रूप माने गए हैं, और उसमें प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो वास्तव में द्रव्यवाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको संज्ञा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और संज्ञा पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप अगर 10वीं या 12वीं कक्षा में हैं तो पद परिचय नामक आपके पास प्रश्न आता है, और पद परिचय में संज्ञा का अलग अलग विश्लेषण बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश समेत सभी विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी, और यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप तक आपकी बात पहुंचाते हैं। और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।